Hello everyone, let us start with our today's video जो कि होने वाला है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ही कंटिन्यूएशन में। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। उससे पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फिर से बता देते हैं कि क्या होता है, ताकि वी हैव अ ग्रेट फ्लो ऑफ आवर टुडेज कंसेप्ट। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में बेसिकली 3 क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस का सब पार्ट है हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्योंकि जब मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या बनाना है तो मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना बनाना है। उसके बाद मैं ये डिसाइड करूंगी कि जो भी मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगी, मैन्युफैक्चर करूंगी, उसके लिए मैं उसे कैसे, किस तरह से मैन्युफैक्चर करूंगी। क्या मैं एक कैपिटल इंटेंसिव मेथड का इस्तेमाल करूंगी या फिर मैं लेबर इंटेंसिव मेथड का इस्तेमाल करूंगी। और उसके बाद होम टू प्रोड्यूस में हमारा क्वेश्चन वुड बी दैट व्हाट इज द टारगेट कंज्यूमर, हमारा कंज्यूमर मार्केट क्या है, मैं किसके लिए इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके, ये आपको अपनी बुक्स की डेफिनेशन में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सो वी नीड टू गेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कि इनका मेन पॉइंट है क्या आखिर, विच वी अंडरस्टूड राइट नाउ। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। ये सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है? ये 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो इकोनॉमी में बनाए जा रहे हैं एट अ फिक्स्ड रिसोर्स लेवल। यानी यहाँ पे इस इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अजम्पशंस में से एक बात है, और ये कि इन रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। अब लेट अस लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो स्लोप होता है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का या फ्रंटियर का, जो भी बोले, इट हैज 3 to 4 names which you should check as per your book. I'll tell you production possibility curve, transformation curve, production possibility frontier. ये 3 इसके नाम हैं. You can interchangeably use them. Okay, let's go back to the properties. तो properties of production possibility curves क्या होती हैं? इस सबसे पहले इसका slope क्या होता है? तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी लेफ्ट टू राइट। अब जैसे कि वी कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स ऑन द ग्राफ। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने बताया था कि हमारी इकोनॉमी में इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को बनाने के लिए हमने क्या अजम्पशन लिया था कि इकोनॉमी में 2 ही गुड्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब जब हम इन दोनों गुड्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। यानी मैं एक गुड प्रोड्यूस करूंगी तो मेरा दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण मैं अपवर्ड स्लोप नहीं ले पाऊंगी अपने ग्राफ का, क्योंकि सिंपली ए ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बी कम प्रोड्यूस होगा। ओके, अब इसी केस में सिंपली व्हाट वी विल डू इज कि हमारा ग्राफ नीचे जाने लग जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे हर जगह पे, तो जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, जिसके कारण हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। Let us look at its definition once कि it slopes downward from left to right because in a situation of fuller utilization of given resources, production of both goods cannot be increased. यानी दोनों goods का production हम नहीं कर सकते increase, limited resources हैं, even though आप उसको fully utilize कर रहे हैं। और if you remember, एक assumption production possibility curve का ये भी था कि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज अलग अलग लेवल पे यूटिलाइज हो रही हैं। मतलब जो इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है वो तो हो रही है, पर दैट इज नॉट इक्वल। यानी अगर मैं अपने
A गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैंने रिसोर्सेज सारी उसमें डाल दी तो मेरे 10 गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे A के। बट वहीं अगर मैंने ये रिसोर्सेज B में डाल दी सारी की सारी और इन्हें फुल्ली यूटिलाइज करा, पर फिर भी B के 5 ही गुड्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। नाउ दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट कि एक प्रोडक्ट को ज़्यादा इट हैज़ अ मच लेसर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसकी प्रोसेस में ज़्यादा वेस्टेज होगा। दैट्स वेरी मंडेन पार्ट बट यू शुड गेट इट फॉर योर बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब वी कैन अगेन लुक द ग्राफ कि ये बाहर की तरफ कर्व्ड है, राइट? इसका कर्व जो है वो बाहर की तरफ है। तो सिंपल ये you need to remember this keyword, it is concave to the point of origin. Now why so? Because again marginal opportunity cost tends to go up. Marginal opportunity cost क्या होती है वो हम आगे समझ लेंगे। You need to remember this definition for now, okay? अब let us see कि इसे कैसे प्लॉट करते हैं, ओके? तो हमारे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है व्हीट का और क्लोथ्स का, और यहाँ पे देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन, यानी ए है बी। ए लेवल पे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ व्हीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। बी लेवल पे क्या हो रहा है कि हम 90 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1000 बेल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सी लेवल पे जा रहे हैं तो 70 and 2 and 40 and 30 and 0 and 4. Now look at this. This is what I told you about first वाले में कि resources even though fully utilize हो रही हैं दोनों के production में, but look at the difference between this production. That is because हर good का जो fuller level of utilization होगा वो अलग अलग होगा, okay? अब इस ही ग्राफ को हमने इस points को हमने इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। तो A point is where we are producing only wheat. B point is where we are producing 90 lakh tons of wheat and 1000 bales of cotton. Similarly, हम हर point को ऐसे देखते जाएंगे तो हमें समझते आता जाएगा कि ये कैसे हमने बनाया है, प्लॉट करा है। Okay, now moving forward, we should also see कि अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यू कैन लुक इन दिस ग्राफ। अब हम देखते हैं कि जो F पॉइंट है ना, पॉइंट F ऑन दिस ग्राफ, इट इज़ अबव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये क्या अनअटेनेबल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? देखो हमारे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम उससे सब कुछ तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते ना, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये जब कर्व के बाहर पॉइंट कोई आ जाता है तो वो हो जाता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब हम इसको अटेन ही नहीं कर सकते। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतनी कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, जिसके कारण ये पॉइंट ग्राफ से बाहर है और हम इसे अटेन नहीं कर पाएंगे, इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अब यही पॉइंट अगर मैं बोल देती हूँ कि पॉइंट सी है तो पॉइंट सी इज एन अटेनेबल पॉइंट। वहीं अगर मैं मान लीजिए कि अंदर बीच में कोई पॉइंट रख लेती, लेट्स सपोज जो कि ग्राफ के इस कर्वीलिनियर लाइन के अंदर आ रहा है, इस शेडेड पोर्शन के अंदर आ रहा है, तो वो क्या होता, वो भी अटेनेबल होता। यानी ग्राफ की लाइन पे या ग्राफ के अंदर अगर कोई पॉइंट है दैट इज अटेनेबल, पर अगर कोई पॉइंट बाहर है ग्राफ से इट इज अनअटेनेबल। क्यों? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, हम प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते। अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो शिफ्ट और रोटेशन होता है शिफ्ट और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो कैसे होता है। तो शिफ्ट मतलब ये पूरा आगे बढ़ेगा। अब शिफ्ट कैसे होगा? अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगी, हमारी रिसोर्सेज बढ़ गई अगर, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा? अगर रिसोर्सेज बढ़ गई तो वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। यानी क्योंकि अब देखो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हूँ,
तो ऑफ कोर्स मेरा कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, मैं अनअटेनेबल पॉइंट्स को रीच कर सकती हूँ। गॉट इट। वहीं अगर मैं बोलूँ कि रिसोर्सेज मेरी कम हो गई, मेरे पास पहले जितनी रिसोर्सेज थी अब उतनी नहीं है, तो अब मैं उतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी जितना मैं पहले कर रही थी। तो ग्राफ अंदर की तरफ मूव कर जाएगा पूरा विद द होल लाइन। ठीक है, जैसे कि हमको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो गिवन रिसोर्सेज डिक्रीज हो गई हैं, सॉरी ये राइट, गिवन रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगी, और जब वो डिक्रीज हो जाएंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उतना प्रोडक्शन अटेन ही नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं बची अभी। अब होता है तो रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है कि किसी एक ही गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, शिफ्ट होता है। और जब किसी एक ही गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट। पर ये जो टेक्नोलॉजिकल इंक्रीज है ना, ये किसी एक ही गुड का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंडली, अगर y के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई तो y की साइड से मूव हो जाएगा बाहर की तरफ। अगर दोनों गुड्स के लिए आ गई तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगा। ओके। अब रिसोर्सेज में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि रिसोर्सेज ना इकोनॉमी में कॉमन होती है। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, ये सारी जो रिसोर्स है ये हम वी कैन नॉट लाइक इंक्रीज इट ओनली फॉर वन प्रोडक्ट। लैंड, लेबर, कैपिटल ये सबके लिए अवेलेबल रहता है, सारे प्रोडक्ट्स के लिए, ये अलोकेशन में आ जाता है। बट जो टेक्नोलॉजी है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है कि अब मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके लिए मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी मिल गई तो उसका इफेक्ट सिर्फ वीट के प्रोडक्शन पे आएगा, कॉटन के प्रोडक्शन पे नहीं आएगा।